टुडे वी विल स्टार्ट विद फिजिक्स। तो जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला वर्ड हम लोग को यहाँ पे जो दिख रहा है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। वर्क, ये वर्क क्या होता है, कब वर्क डन होगा। Whenever some force is applied on a body and the body is being displaced in the direction of force. For example, there is a box kept over here. यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ और ये बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। ये फोर्स फॉर एग्जांपल था 10 न्यूटन का और ये बॉडी हमारी डिस्प्लेस हुई 5 मीटर से। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैं फोर्स को F से डिनोट कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे S से डिनोट कर रहा हूँ। तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है 5 मीटर से, तो मैं कह रहा हूँ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन इस बॉडी पे होगा। यानी कि वर्क इज ऑलवेज डन व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन अ बॉडी एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये वाला यहाँ पे हमारा F is denoting force and S over here is denoting displacement। और इस displacement क्या है, in the direction of displacement in the direction of force, in the direction of force। अब एक चीज हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हमेशा इसके साथ में एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके साथ में भी एक डायरेक्शन एसोसिएटेड होता है, ये भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे जो वर्क डन हमारा होता है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज गिव्स अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये हमारा होता है। तो वर्क डन क्या होगा, जब भी हमारी कोई भी बॉडी है, बॉक्स है, कोई भी हम बॉडी ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उस पर जब फोर्स अप्लाई करेंगे और उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो हमारा वर्क डन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉय इज देयर एंड ही इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन अ वॉल। इस वॉल पे अप्लाई कर रहा है कुछ फोर्स। हम लोग देख रहे हैं कि इस फोर्स को अप्लाई कर रहा है लेकिन वॉल मूव नहीं कर रही है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। अब ये यहाँ पे एक मैन है and there's a stone kept over here, he's applying some force on the stone। एक बड़ा सा स्टोन है और ये फोर्स को अप्लाई कर रहा है लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है उस स्टोन का, 0 है। तब हमारा क्या होगा, वर्क डन भी 0 होगा। यानी कि वर्क डन कब होगा, जब फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट में भी चेंज हो, तो हम लोग कह देंगे कि हमारा यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन देख लेते हैं यहाँ पे। व्हेन देयर इज एन एंगल थीटा बिटवीन F and S, let us see। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्लोप है, इस स्लोप पे इस बॉक्स को ले जाना है। फोर्स मैंने जो अप्लाई करा इस बॉक्स पे वो था F और डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में होना था ना, डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का इसी डायरेक्शन में होना था ना स्लोप पे। और एंगल ये थीटा है जो S यानी डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के साथ में मेक कर रहा है। अगर हम कंपोनेंट ये वाला फाइंड कर लें, ये वाला कंपोनेंट अगर फाइंड कर लें, ये वाला कंपोनेंट हम अगर देखें तो होता ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ये हमारा S cos थीटा आता है। तो ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में है, फोर्स के ही डायरेक्शन में। और हम लोगों ने बात करी थी वर्क डन में भी, तो वर्क डन हमारा होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पे। तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ
फोर्स। यहाँ पे अगर एंगल थीटा होता है तो हमारा एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन हमारा यहाँ पे हो जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, वर्क डन हो गया है। F हमारा यहाँ पे फोर्स है, S हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, एंड थीटा इज द एंगल मेड बिटवीन द ग्राउंड एंड द स्लोप ओवर हियर। तो हम लोग यहाँ पे हमने देखा ये एक्सप्रेशन हमारा हो गया वर्क डन का व्हेनेवर देयर इज एन एंगल थीटा इन बिटवीन देम। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तीन स्पेशल केसेस की। इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग देखेंगे तीन स्पेशल केस हमारे होंगे जो इस पे बेस्ड होते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तीन स्पेशल केस हैं। स्पेशल केस पहला हमारा है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा हमारा 0 है, यानी कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस केस में जो एंगल थीटा है वो हमारा 0 होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या था फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 होती है बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो W यानी कि वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, Fs। ये कभी भी मैक्सिमम वर्क डन होता है कोई भी बॉडी पे जब दोनों हमारे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो हमारा मैक्सिमम वर्क डन होगा W is equal to Fs and this work done is positive. Maximum work done when the force and displacement are in the same direction, और इस केस में वर्क डन हमारा पॉजिटिव आता है। W is equal to Fs, F हमारा फोर्स हो गया, S हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक फ्री फॉल हो रहा है, अब फ्री फॉल एक बॉडी का हो रहा है। ये कोई बॉडी है, ये बॉडी जब भी कोई चीज को छोड़ेंगे, मैंने कोई भी चीज को छोड़ा, यहाँ पे बॉल को छोड़ा, तो उस बॉडी का मास, मैं बॉल का मास मैं ले लेता हूँ m है, तो फोर्स जो लगेगा वो mg होगा। mg क्यों होगा, तो फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स इज ड्यू टू ग्रेविटी, और जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी वो होता है वो वेट के इक्वल होता है, दैट इज mg के इक्वल हो गया। अब ये कितना बॉडी ने ट्रैवल करा है, हाई डिस्टेंस h डिस्टेंस ट्रैवल करा है। अब यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला W इज इक्वल टू Fs, F यहाँ पे W इज इक्वल टू Fs है, F यहाँ पे कितना है, mg है, और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का कितना हो रहा है, हाइट h तक वो ट्रैवल कर रही है, तो यानी कि W इज इक्वल टू mgh हो गया। ये हमारा फॉर्मूला व्हेनेवर देयर इज अ फ्री फॉल। जब भी कोई बॉडी का फ्री फॉल होगा तो उसमें फॉर्मूला हमारा mgh लग जाता है यहाँ पे। अब हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट केस हमारा होगा वहां पे थीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री तो कर चुके हैं हम लोग, यहाँ पे 90 डिग्री ले लेंगे। ये हमारा सेकंड केस हो गया, स्पेशल केस है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमारा यहाँ पे हो गया, तो W इज इक्वल टू क्या था,
एफ एस कॉस थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 90। ये केस कब होगा, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। फोर्स लग रहा है कोई बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट इधर है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। तो हमारा ये केस होगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर हम इसमें देखें cos 90 आता है, cos 90 की वैल्यू हमारी क्या होती है 0 अकॉर्डिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो W इज इक्वल टू एफ एस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 0, तो यानी कि वर्क डन हमारा कितना आ गया 0। वर्क डन इज 0 whenever there is an angle of 90 degree between the force and the displacement। हमने देखा, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया एक पुली वाला एग्जाम्पल। पुली अपने हेड पे कुछ वेट रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लगेज रखा है उसने और वो चलता चला जा रहा है। लगेज उसने रखा है तो यहाँ पे उसका लगेज का जो नीचे वेट लग रहा है, लगेज हो गया उसका, और लगेज का जो नीचे वेट लग रहा है दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा mg। वो नीचे लग रहा है, वेट लग रहा है, यानी कि फोर्स हमारा जो ग्रेविटी के कारण है एफ इज इक्वल टू mg, वो नीचे लग रहा है, डाउनवर्ड है वर्टिकली। और ये जो पुली था वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि लगेज का जो डायरेक्शन है वो हमारा s है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट s हुआ और फोर्स ये है। एंगल यहाँ पे बनता है 90 डिग्री, एंड देयरफॉर जो वर्क डन पुली कर रहा है वो फिर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि वर्क डन बाय अ पुली इज 0 व्हेन ही इज कैरिंग सम लगेज एंड ही इज मूविंग। वर्क डन बाय अ पुली इज 0 व्हेन ही इज कैरिंग सम लगेज एंड ही इज मूविंग। तो उस केस में वर्क डन हमारा क्या हो गया 0 हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एक सैटेलाइट है यहाँ पे, और इस सैटेलाइट ये हमारे अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है। अर्थ के चारों ओर ये सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, ये हमारी सैटेलाइट होगी रिवॉल्व कर रही है। हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि हमेशा एक सर्कल में एक फोर्स लगता है टुवर्ड्स द सेंटर। ये सेंटर हो गया, अर्थ यहाँ पे सेंटर पे है, तो सेंटर के साइड एक फोर्स लगता है, सरकमफ्रेंस से सेंटर के साइड एक फोर्स लगेगा, वो बॉडी हमेशा खींची चली आती है सेंटर के साइड में, और उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे जो एफ फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, हाँ ये अर्थ के साइड ये सैटेलाइट खींची चली आ रही है, ये एफ जो फोर्स लग रहा है ये हमारा फोर्स कहलाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये रहा, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये रहा, इस सैटेलाइट थी, और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो अगेन इट विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा अगेन वर्क डन इज 0, यानी कि कभी भी बॉडी, कोई भी बॉडी जब एक सर्कुलर मोशन ट्रैवल कर रही होती है तो उस केस में वर्क डन इज ऑलवेज 0। एक बॉय है, ही इज गोइंग इन अ सर्कल, तो उसका जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल आल्सो बी 0। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड केस, हमारा यहाँ पे होगा व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। जब थीटा हमारा एंगल जो है 90 डिग्री अभी था, फिर 180 डिग्री होगा, तो उसका देखते हैं। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस केस में क्या होता है, व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा अपोजिट होगा। फोर्स एक अलग डायरेक्शन में जा रहा है और डिस्प्लेसमेंट एक अलग डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा
वो 180 डिग्री बनेगा। थीटा 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमारी होती है -1। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस 180 डिग्री अगर देखेंगे तो ये हमारा -1 है, तो यानी कि माइनस एफ एस, यानी कि W हमारा यहाँ पे मिनिमम वर्क डन कोई भी बॉडी के लिए कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। यानी कि फोर्स हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं लेकिन वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी हमारी मूव कर रही है, तो उस केस में वर्क डन इज ऑलवेज मिनिमम एंड इज गिवन बाय W इज इक्वल टू -. ये अगर इसका एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो इसका एग्जांपल अगर देखें तो हमारा फ्रिक्शन का होता है, हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हमारी बॉडी का क्या हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को रोक रहा है कोई, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, वो कौन है, फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉजिंग अ बॉडी टू मूव बैकवर्ड, लेकिन हमारी बॉडी आगे चल रही है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये बैकवर्ड ये खींच रहा है हमारी बॉडी को पीछे की तरफ। जब भी हम पैर रखते हैं तो हमारे पैर को ये पीछे की तरफ खींचता है, तो हमारी बॉडी आगे ट्रैवल कर रही है, तो एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। तो उस केस में भी हमारा ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। एक और एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने एक बॉल ली है और बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी के अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने बॉल को फेंक दिया। मैंने एक बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में जब फेंका है तो उसने h हाइट ट्रैवल कर ली है, h हाइट उसने ट्रैवल करी, अब h यहाँ पे पॉजिटिव हो गया है, h हाइट उसने ट्रैवल करी है, लेकिन वो अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी उसका काम हो रहा है, यानी कि वेट उसका कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है, माइनस एफ यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, एफ इज इक्वल टू एम जी है, और नीचे लग रहा है अप, डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस रहेगा, उसका हम लोग ले लेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग होगा। यहाँ पे जो हमारा वर्क डन आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस, एफ यहाँ पे क्या होगा, माइनस एम जी, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, और एच यहाँ पे W इज इक्वल टू माइनस एम जी एच, ये हमारा होगा व्हेनेवर द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, तो वर्क डन हमारा होगा माइनस एम जी एच। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है W इज इक्वल टू माइनस एम जी एच तक हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग को यहाँ पे एक दो बातें और करनी है। एक बात, एक नेसेसरी चीज़ है वो मुझे बतानी है, चाहे इफ वी आर चूजिंग स्टेयर्स, इफ वी आर चूजिंग अ लिफ्ट, दोनों से ऊपर जा रहे हैं तो वर्क डन हमारा इक्वल होगा, वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल, चाहे एक पर्सन स्टेयर से जा रहा है और दूसरा पर्सन उसी वेट का, हमारा दूसरा पर्सन जो है लिफ्ट से जा रहा है, तो दोनों का वर्क डन यहाँ पे हमारा सेम ही होगा। आगे मैं बात करूँ, एक और बात बता देता हूँ, वर्क डन की कंडीशन है, वर्क डन कब जीरो होगा, दो कंडीशन में हमारा वर्क डन जीरो होता है। अभी हम लोगों ने देखा जब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का जीरो होगा, या फिर यहाँ पे एंगल जो 90 डिग्री है हमारा यहाँ पे होगा, उस केस में हमारा, इन दोनों ही केसेस में वर्क डन हमारा यहाँ पे जीरो हो जाता है। हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं अबाउट द यूनिट ऑफ वर्क। अब देयर आर टू यूनिट्स ऑफ वर्क, यहाँ पे एक सीजीएस यूनिट हम लोग ले लेते हैं और एक यहाँ पे एसआई यूनिट यहाँ पे ले लेते हैं। सीजीएस यूनिट हमारी हो गई CGS, सी का मतलब हो गया सेंटीमीटर, जी का मतलब हो गया ग्राम, एस का मतलब हो गया सेकेंड। तो देखते हैं यहाँ पे यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स ऑफ वर्क में देखिए तो एसआई यूनिट हमारी यहाँ पे क्या होती है, जूल हो जाती है, और CGS यूनिट हमारी यहाँ पे अर्ग हो जाएगी। यहाँ पे अब कुछ
ऐसी चीजें जो तुम लोगों को मालूम होनी चाहिए। फोर्स की एसआई यूनिट अगर हम लोग देखें तो क्या होती है, न्यूटन, और सीजीएस यूनिट फोर्स की होती है टाइम। एक चीज और मालूम होनी चाहिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। ये रिलेशन तुम लोग को मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन, ये इसका एसआई यूनिट हो गया फोर्स का, और ये डाइन उसका सीजीएस यूनिट हो गया। ये एक रिलेशन है दोनों के बीच में, सीजीएस और एसआई यूनिट के बीच में दोनों का रिलेशन हो गया। और सीजीएस का फॉर्म क्या था, ये सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड्स, हम लोग को मालूम होना चाहिए ये सब चीजें। हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे डिराइव करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्थ। पहले डिफाइन कर लेते हैं जूल क्या होता है, उसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। वन अगर देखें वर्क डन के फॉर्मूले से देखते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस होता है। जूल हमारा इसका एसआई यूनिट हो गया, इसका होता है न्यूटन और इसका होता है मीटर। डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया, फोर्स का हमारा न्यूटन हो गया, वर्क डन का हमारा जूल हो गया। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 मीटर। तो 1 जूल को अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे, हम लोग क्या कह देंगे, 1 जूल इज द वर्क डन बाय अ बॉडी व्हेन a force of 1 newton acts on the body and it displaces the body by 1 meter। फिर से बोलते हैं, 1 joule is the work done by a body when 1 newton of force acts on the body and the body displaces by 1 meter। यानी कि 1 जूल हमारा क्या होता है, वह 1 जूल हमारा वर्क डन होगा जब कोई भी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगेगा और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्थ। जूल एंड अर्थ के रिलेशनशिप के बाद उसमें बात कर लेते हैं हम लोग। जूल और अर्थ अगर हम लोग देखिए, 1 जूल क्या होता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अभी हम लोगों ने बात करी थी कि हमारा होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 मीटर। 1 न्यूटन हमारा क्या होता है, अभी हम लोगों ने बात करी थी कि यहाँ पे एक मैंने रिलेशन लिखा था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो 1 न्यूटन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 5 डाइन, सीजीएस में कन्वर्ट कर लूंगा। 1 मीटर की अगर बात करें तो क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 100 का मतलब क्या हो गया, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर को एक साथ लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 2 9 सेंटीमीटर, डी बाई एन ई है। 10 की पावर 5 प्लस 10 की पावर 2 कितना हो गया, 10 की पावर 7 टाइम सेंटीमीटर। और 1 अर्ग जो हमारा सीजीएस यूनिट था हमारा इसका वर्क का सीजीएस यूनिट 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तुम लोग 1 डाइन सेंटीमीटर यहाँ पे जो है डाइन सेंटीमीटर, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं अर्ग 10 की पावर 7 अर्ग। तो यहाँ पे क्या आया, एक रिलेशनशिप आ गया, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स यहाँ पे होता है। हम लोगों ने करा कैसे है, न्यूटन को पहले हमने सीजीएस में कन्वर्ट करा, मीटर को सीजीएस में कन्वर्ट करा, डाइन सेंटीमीटर हमारा अर्ग के बराबर होता है, और उसके बाद में डाइन सेंटीमीटर के लिए अर्ग लिख दिया, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स हमारा यहाँ पे हो जाता है। इसके बाद में हमारा जो स्टार्ट करना है हम लोग को टॉपिक, वो है पावर। अब यहाँ पे हम लोग पावर स्टार्ट करेंगे। पावर क्या होता है, तो पावर होता क्या है कि 1 सेकेंड में आप कितना काम करते हो, तो दैट इज कॉल्ड एज पावर। पावर होता क्या है, इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको समझते हैं हम। रेट का मतलब होता क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। तो टाइम से हम लोगों ने इसको डिवाइड कर लिया, किसको डिवाइड करा यहाँ पे, वर्क को टाइम से डिवाइड कर लिया। किसके इक्वल आ गया यहाँ पे, पावर के इक्वल आ गया। तो पावर का फॉर्मूला हमारा बन गया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम।
पार इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि 1 सेकेंड में बॉडी कितना काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज पार। यानी कि पार हो गया हमारा वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब उसकी एसआई यूनिट यहाँ पे देख लेते हैं। पार की एसआई यूनिट हमारी जो होती है दैट इज वॉट, WATT। वर्क डन की एसआई यूनिट हमारी होती है जूल, JULE। टाइम की हमारी होती है सेकेंड्स। तो 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। और यहाँ से हटा देते हैं, तो यहाँ पे हमारा रिलेशन आ गया वॉट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, यहाँ पे हो गया। अगर हमें वॉट डिफाइन करना है तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं, दोनों में यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो 1 वॉट इज द पार डन बाय अ बॉडी व्हेन 1 वॉट हम लोग को डिफाइन करना है, तो 1 वॉट यहाँ पे डिफाइन करेंगे। 1 वॉट इज इक्वल टू व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वॉट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, एक और फॉर्मूला है पार का, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पार का जो फॉर्मूला है यहाँ पे हम लोग ने देखा, अगर क्या था यहाँ पे वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम था। अगर हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला देखें तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है। तो इसकी जगह हम लोग लिख देते हैं, वर्क डन की जगह क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या दिया है, टाइम। एस डिवाइडेड बाय टाइम हम लोग को मालूम होना चाहिए, एस डिवाइडेड बाय टाइम होता क्या है, एवरेज स्पीड। अब यहाँ पे एस स्पीड नहीं है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, ये एवरेज स्पीड हमारा होता है। और एवरेज स्पीड का हम लोग यहाँ पे सिंबल दे देते हैं एक v। तो पार इज इक्वल टू फोर्स इनटू एवरेज स्पीड, हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। ये पहला फॉर्मूला था हमारा पार का। और जो सेकंड फॉर्मूला जो पार का आता है, पार इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्पीड, भी यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। आप कितना काम कर सकते हो, आप कितने केपेबल हो वर्क करने के, तो दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी। एनर्जी की वही यूनिट होगी जो वर्क डन की हमारी यूनिट थी। एनर्जी की क्या यूनिट होगी, एसआई यूनिट अगर हम लोग देखें तो क्या होगी, जूल, क्योंकि वर्क डन की भी वही यूनिट थी। और अगर सीजीएस यूनिट अगर इसकी देखें तो हमारी क्या होगी, अर्ब्स होगी, वही यूनिट जो हमारी किसकी थी, वर्क की थी। सेम यूनिट होती है दोनों की, जो वर्क की यूनिट है वही हमारी एनर्जी की भी यूनिट है। दोनों की यूनिट्स हमारी क्या होंगी, यहाँ पे सेम होंगी। आगे हम लोग यहाँ पे बात करें तो एनर्जी की जो बिगर यूनिट्स हमारी होती हैं, बिगर यूनिट्स हमारी होगी यहाँ पे वॉट आर, या फिर हम लोग एक और होती है किलो वॉट आर। किलो वॉट आर मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखना, स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच, स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एच, किलो वॉट आर। ये हमारी किसकी यूनिट है, एनर्जी की है। इज अ बिगर यूनिट, ये हमारी यूनिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो यूनिट दी होती है वो किलो वॉट आर में होती है। अपने मीटर्स में देखना, वहाँ पे एंड में जहाँ पे रीडिंग खत्म हो रही होती है, रीडिंग के लास्ट में जो यूनिट लिखी रहती है स्मॉल के कैपिटल डब्ल्यू एच, वहाँ पे लिखा होगा, तो वो हमारा होता है, ये 1 यूनिट के बराबर होता है। अब रिलेशनशिप देख लेते हैं हम लोग एक, बिटवीन किलो वॉट आर एंड जूल। इन दोनों की एक रिलेशनशिप देख लेते हैं हम लोग। किलोवाट आर और जूल के बीच में एक रिलेशनशिप है, 1 किलो वॉट आर। 1 किलो, किलो का मतलब कितना होता है, 1 किलो वॉट अगर लिखा हुआ है उसका मतलब कितना हो जाएगा,
1000 वॉट्स हमारा होता है आर। आर का मतलब आर को अगर सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होता है 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड्स हमारा हो गया। अब हमारा कितना हो गया ये 1000 तो ये रहा, ये कितना हो गया 3600 और ये वॉट सेकेंड हम लोग साथ में यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो हमारा क्या था वॉट इज इक्वल टू क्या था जूल डिवाइडेड बाय सेकेंड था। अगर हम लोग पावर की अगर यूनिट देखेंगे तो पावर की यूनिट क्या थी वॉट इज इक्वल टू जूल बाय सेकेंड। यहाँ पे डब्ल्यू वॉट है वोट नहीं है, तो सेकेंड को अगर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा वॉट सेकेंड इज इक्वल टू जूल। तो यानी कि वॉट सेकेंड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं जूल लिख सकते हैं इसकी जगह। तो ये कितना हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। या फिर हम लोग इसको और थोड़ा सही से लिखना चाहें तो हो सकता है 3.6 मेगा जूल्स। 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल्स होता है हमारा। 1 मेगा इज इक्वल टू 10 की पावर 6 जूल्स हमारा होता है। तो उसकी जगह हमने यहाँ पे लिख दिया 3.6 इज इक्वल टू mj यानी कि मेगा जूल्स हमारा हो गया। न्यूमेरिकल्स हम लोग सेकंड पार्ट में करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।